अधूरी कहानी। उस दिन जब गांव से मेरी ननद सुधा का फोन आया तो उसने बताया कि भाभी, बड़ा गजब हो गया, महुआ का पति चल बसा। मैंने पूछा क्या हुआ? तब उसने बताया कि इस बार जब वो आया था तब से उसे थोड़ा बुखार था। सबके मना करने पर उसने कहा था कि जाना जरूरी है, वहीं जाकर टेस्ट करवा लूंगा। महुआ का टिकट भी उसने भेज दिया था। जिस दिन महुआ को जाना था, स्टेशन पर ही उसके मोबाइल पर फोन आ गया कि उसके पति को बुखार ज्यादा होने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया और वो मर गया। महुआ बिल्कुल पागल सी हो गई है। उसके भाई भाभी उसके ससुराल गए थे। मेरी आंखों के सामने महुआ का मासूम चेहरा घूम गया। बरेली के एक गांव में हमारा घर है। मैं बच्चों की छुट्टियों से लखनऊ से बरेली गई थी। एक दिन मैं बगीचा में गई तो देखा कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की चुपचाप हमारे बगीचे में बैठी अपनी उंगलियों से जमीन पर आड़ी तिरछी रेखाएं बना रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। लग रहा था कि काफी देर से वहां बैठी रो रही थी। मैं उसके पास चली गई तो वो डर के मारे खड़ी हो गई। उससे लगा कि शायद मैं उससे बगीचे में देखकर नाराज हो जाऊंगी। महुआ, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? भाभी, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरा पति मेरे शकल भी नहीं दिखना चाहता। मैं कल ही तो ससुराल से आई हूँ। जानती है भाभी, जब पति ही नहीं पूछता तो घर वाले क्यों पूछेंगे? वो तो सारे दिन काम करवा कर जान निकाल देते हैं। कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता। यहाँ आकर भाभीयों के ताने कलीजे छलनी कर देते हैं। पता नहीं मेरा नसीब लिखते समय विधाता मुझसे क्यों नाराज हो गए। कहते कहते वो आंसू पोंछने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो दिल छोटा मत कर, अभी तो मैं 15 दिन यहीं हूँ, मेरे पास आया जाया कर। रोने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को मजबूत बना। दूसरे दिन वो सुबह सुबह ही मेरे पास आ गई। मैंने जैसे ही उसको देखा उसे घर के भीतर ले आई। वो उस दिन बाल धोकर गीले बालों में आ गई थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि इस बेचारी की खूबसूरत में इसको पति का प्यार ना दिला पाई। मैंने उससे पूछा कि कुछ खाया है कि नहीं। भाभी, आज मेरा उपवास है। मैंने कहा, सारे व्रत उपवास करके भी पति का दिल नहीं जीत पाई। मैंने उसे बिठाया और आम काट करके ले आई। मैंने कहा, चलो छत पर चलते हैं, कुछ काम है। बच्चे गांव में आकर पूरे दिन बगीचे में ही रहते थे। खाना महाराजन बना ही रही थी। नाश्ता हो गया था, मैं भी फुर्सत में ही थी। हम दोनों छत पर चले गए। मैंने उससे कहा, तेरे व्रत उपवास से क्या होगा? तूने कभी जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों करता है? वो बोली, वो अपने भाई भाभी के साथ मुंबई में ही रहते हैं। कुछ साल पहले उनका भाई किसी दुर्घटना में मारा गया। उसके 2 बच्चे भी हैं और वो उन्हीं के साथ रहते हैं। भाभी के बच्चों की जिम्मेदारी वही उठा रहे हैं। उसकी भाभी से कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं भाभी, भाई तो अभी 2 साल पहले ही मरे हैं। मेरी शादी को तो 4 साल हो गए। उन्होंने तो मुझसे कभी बात भी नहीं की। मैंने उसको सांत्वना दी और कर ही क्या सकती थी। मैंने कहा, अब चलो नीचे ही चलते हैं। मेरे घर में सिर्फ ससुर जी और एक ननंद ही थी। मैं अक्सर गांव आती रहती थी। उनको साथ जाने की कहती तो वो कहते, बेटा यहाँ की खेती बाड़ी भी देखना है और यहाँ शाम को सब लोग आ जाते हैं, मन लगा रहता है। खाने का समय हो गया था। उसको बैठाकर मैं सबको खाना खिलाने चली गई। उसके लिए भी फलहारी बनवा दी थी। उसको बुलाया, फिर हम दोनों ने भी खाया। उस दिन से वो अक्सर मेरे पास आ जाती, मेरे काम में मदद भी करवा देती। कुछ दिन के बाद जब मैं वापस आने वाली थी, उस दिन वो बहुत रोई और बोली, भाभी, आपके पास आकर अपना दुख भूल जाती थी। बच्चे भी उससे काफी हिल मिल गए थे। मैं जब गांव जाती तो उसके लिए कुछ न कुछ जरूर ले जाती। ऐसे ही करीब 2 साल तक चला। वो कभी ससुराल रहती, कभी मायके आ जाती। इस बार मैं काफी दिनों के बाद गई तो सुना कि महुआ ससुराल में ही है, उसका पति आया हुआ है। जब मैं दूसरी बार गई तो महुआ ने जैसे ही मेरे आने की खबर सुनी, भागी हुई आई और मुझसे लिपट गई। मैंने देखा कि उसका रंग रूप काफी निखर गया था।
हाथों में भरी भरी चूड़ियां, मांग में सिंदूर, माथे पर लाल बिंदी और पाँव में पायल चमकाती वो बोली, भाभी सब ठीक हो गया। आप कहती थी ना व्रत उपवास से क्या होगा। देखिए अब वो मुझे भी मुंबई ले जाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि तुम मायके हो आओ, मुंबई जाकर मैं तुम्हारे टिकट भिजवा दूंगा। उसने मोबाइल भी दिखाया जो उसके पति ने उसको दिया था। वो कह रही थी कि आजकल रोज ही बात होती है। भाभी वो बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी खुशी देखकर। मैंने कहा, चल तेरी तपस्या सफल हो गई, अब मेरा भी नंबर लिख ले, मुंबई जाकर मुझे भूल मत जाना। भाभी आपको मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपने मुझे कितना सहारा दिया है। कुछ दिन बाद ही वो ससुराल चली गई और मैं भी बरेली आ गई। आज सुधा के फोन पर महुआ के पति की खबर सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच रही थी अब मैं उसे क्या सांत्वना दूंगी। उस बेचारी की कहानी तो अधूरी ही रह गई। जब पति का सुख मिलने का समय आया तो वो उसको छोड़कर दुनिया से ही चला गया था। जादुई गेहूं का दाना। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था बिरजू। वो दिखने में भी बहुत अच्छा था। बिरजू मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताता था। वो सड़क के किनारे रहता था। उसकी कमाई का कोई निश्चित जरिया नहीं था। जहाँ कहीं भी कोई काम मिल जाता वो कर लेता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से वो खा पी कर मस्त रहता था। वो कंधे पर एक झोला लटकाए सुबह से शाम तक मजदूरी की खोज में निकल पड़ता। अगर किसी दिन कोई काम मिल जाता तो उसका काम चल जाता। जिस दिन काम नहीं मिलता वो भूखा ही सो जाता। एक दिन वो सुबह से शाम तक काम की खोज में घूमता रहा। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वो परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत की नजर उस पर पड़ी। उसने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ रही हो। बिरजू ने बताया कि क्या बताऊं, कई दिनों से कोई काम नहीं मिला है और मुझे भूख भी लगी है। उस बूढ़ी औरत को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, ये गेहूं का दाना जादुई है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। बिरजू दाने को उलट पुलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर देखा, परंतु बूढ़ी औरत तब तक गायब हो चुकी थी। बिरजू भोजन की तलाश में था। तभी एक आदमी ने उसको देखा और कहा, आज हमारे मालिक की ओर से भंडारा है, तुम यहाँ आकर पेट भर भोजन कर सकते हो। वो वहाँ से पेट भर खाना खाकर बाहर निकला। वो सोचने लगा कि ये केवल एक संयोग है कि उसका मुफ्त में पेट भर गया या फिर चमत्कारी गेहूं का जादू है। वो चलते चलते घर के पास पहुंचा। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने दरवाजा खोला। बिरजू ने कहा कि मैं काम की खोज में निकला था, अगर आप कोई काम दे दे तो बड़ी दया होगी। वो औरत बहुत अच्छी थी। उसने उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया और कहा, तुम यहाँ विश्राम कर सकते हो, पहले तुम भोजन कर लो। बिरजू को अब यकीन हो गया था कि गेहूं का दाना वाकई जादुई है। उसने पेट भर भोजन किया और फिर सोने जाने से पहले उसने अपने झोले से गेहूं का दाना निकालकर स्त्री को देते हुए कहा कि ये दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख दीजिए, सुबह जाते वक्त मैं आपसे ले लूंगा। स्त्री ने गेहूं का दाना संभाल कर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और सोने चली गई। वो प्रतिदिन की भांति सुबह उठकर अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाकर रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच बिरजू ने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। बिरजू मुर्गी के पीछे पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा। जब तक बिरजू मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी। बिरजू ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। उसने कहा, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? बिरजू बोला, मैंने इनको कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज पर रख दिया। उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेजबान लोग ये तो जानते नहीं थे
कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि तुम जितने गेहूं चाहे ले सकते हो। बिरजू बोला, मुझे तो ये मुर्गी ही चाहिए। वे शरीफ लोग थे, उन्होंने मुर्गी उसको दे दी। उसने मुर्गी को झोले में डाला और निकल पड़ा। दूसरे दिन भी वो काम की खोज में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में शाम को वो एक घर के सामने पहुंचा। वहां भी उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। उस घर में भी कोई उत्सव था। बिरजू ने मालकिन को मुर्गी और झोला संभाल कर रखने के लिए दे दिया और सो गया। सुबह उठकर बिरजू ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि बिरजू की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि बरामदे में ही उनका पालतू कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मारकर खा गया। बिरजू दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे तो अपनी मुर्गी ही चाहिए। मालकिन के समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे शांत करे। उसने कहा, तुम उसके बदले में कोई भी मुर्गी ले सकते हो, परंतु वो नहीं माना। अंत में पालतू कुत्ता उसको दे दिया गया। उस कुत्ते को अपने साथ लेकर चला। आगे जाकर वो एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले के मालिक ने बिरजू को भीतर बुलाया। तभी उसकी नजर उनकी बेटी पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी। घर वालों ने उसे पेट भर भोजन खाने के लिए दिया। वो सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी, फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह ये कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं इनकी बेटी को मांग लूंगा और उससे विवाह करके मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह बेला अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। बिरजू ने जानबूझकर कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया। तभी कुत्ता जोर से उस पर झपट पड़ा। बेला ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी पर कुत्ता उसके पीछे भागा। इस बार बेला ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। वो जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने अपना कुत्ता ढूंढना शुरू किया, परंतु वो कहीं नहीं दिखाई दिया। कुत्ते के मरने का सारा किस्सा जब उसको मालूम हुआ तो बिरजू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए। बंगले की मालकिन ने उसे समझाया, परंतु वो नहीं माना। तब बंगले की मालकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। वो बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है उसी को मुझे दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को बिरजू की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि ये बेवकूफ लड़का कुत्ते के बदले उनकी बेटी मांग रहा है। उन लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो रोता ही रहा। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 100 मोहरे देती हूँ। यदि तुम में कुछ हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो इन्हें 6 महीने में अपनी कमाई से दुगना करके दिखाओ। ये दुगना कर सकोगे तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। बिरजू ने मोहरे ले ली। वो मेहनती तो था ही। उन पैसों से उसने व्यापार किया और कुछ ही महीने में वो पैसे चौगुने हो गए। पैसे और सब घर वालों के लिए ढेरों उपहार लेकर बिरजू उनके पास पहुंचा। सब लोग उसका ठाट बाट देखते ही रह गए। उसने बेला का हाथ मांगा। बेला के माँ बाप ने जब देखा कि वो तो वाकई एक व्यापारी बन गया है, तब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने में कोई संकोच नहीं किया। बिरजू बहुत खुश था कि गेहूं के एक जादुई दाने ने उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी थी।